नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था की हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमारी कोशिश यह थी कि हम प्रश्नों के माध्यम से जो पॉलिटी है स्पेशली एम लक्ष्मीकांत की, उसके अध्यायवार बिंदुओं को हम सम्मिलित करते हुए उस पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने पहले 2 टॉपिक्स की चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें और लाइक्स और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हमें भी संबल मिलता रहे और हम इस प्रयास को आगे बढ़ा सकें। तो तीसरे अध्याय में हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान की प्रमुख विशेषताओं की अगर मोटे-मोटे बात की जाए तो हमें इतना तो पता है कि संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या-क्या हैं। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। तो ये तो हमें पता है। लेकिन जब संविधान बना, उसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जब जो प्रावधान किए गए थे तो उसके संबंध में समय-समय पर चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट रहा हो या फिर जो महत्वपूर्ण विद्वान रहे हों, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की इस संविधान के बारे में। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इसके अलावा संविधान के प्रमुख भाग, अनुसूचियाँ और संविधान के प्रमुख प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हालाँकि आपको लग सकता है प्रश्नों की संख्या उतनी तो नहीं है, लेकिन हम इतने भी प्रश्नों में आपके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पे हम पूरी चर्चा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो पहला प्रश्न यह है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, या भीमराव अंबेडकर जी का था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का था? तो अगर हम इस कथन की बात करें, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान है, वह विश्व के विभिन्न संविधान को छानने के बाद किया गया है। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें, तो भारत के संविधान को एकात्मकता की भावना में संघ एकात्मकता की भावना में संघ का मतलब है कि प्रावधान तो संघीय ढांचे के हैं, लेकिन इसमें एकात्मक तत्वों के भी प्रावधान किए गए हैं। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो बहुमत वाले दल की सत्ता है, इसके अलावा राज्यपाल के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण है, एकल नागरिकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस कथन को किसने कहा था? तो इस कथन को कहा था केसी वेयर ने। इसमें 4 ऑप्शन है, केसी वेयर, मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल आस्टन, आइवर जेनिंग्स। तो केसी वेयर ने भारतीय संविधान को एकात्मकता की भावना में संघ कहा था। वहीं तीसरा, अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तो भारतीय संघ को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा किसने दी थी? तो ऑप्शन है हमारे मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल आस्टिन, आइवर जेनिंग्स और केसी वेयर। तो यहाँ पे मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी थी। वहीं जो हमारा प्रश्न है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इसमें आंसर होगा ग्रेनविल आस्टिन। अगर हम इसकी बात करें तो ग्रेनविल आस्टिन ने जो है इसकी संज्ञा दी थी। वहीं आगे चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस मामले में कहा था? गोलकनाथ केस में कहा था, कि केशवानंद भारती केस में कहा था, कि मिनर्वा मिल्स मामले में कहा था, कि मेनका गांधी केस में कहा था? तो ये भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के नींव पर रखी गई है। यह सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यतः मिनर्वा मिल्स मामले में अपनी ये राय व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान में की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो ये था। अब वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो अगर हम देखा जाए तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20, 22, 24 और 25। तो 25 हमारा आंसर होगा। अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। तो आइए हम एक
चर्चा कर लेते हैं मोटा मोटा, किस भाग में कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम भाग एक की बात करें, तो भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतः आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल है। वहीं भाग 2 की बात करें, तो भाग 2 नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। वहीं भाग 3 की अगर हम बात करें, तो यह मुख्यतः मौलिक अधिकारों की बात करता है। वहीं भाग 4 की अगर हम बात करें, तो डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है। वहीं भाग 4 मौलिक कर्तव्य भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। वहीं भाग 5 मौलिक कर्तव्य मुख्यतः 51 का, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में ये जोड़ा गया था। और इसमें जो है मूलतः 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। बाद में शिक्षा के मौलिक अधिकार को और कर्तव्यों को शामिल करने के लिए 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वहीं भाग 5 की अगर हम बात करें, तो संघ सरकार का प्रावधान है। वहीं भाग 6 की अगर बात करें, तो राज्य सरकारें हैं। तो संघ सरकारें जो है प्रावधान मुख्यतः आर्टिकल 52 से 151 में है, तो जिसमें संघ सरकार में कार्यपालिका का है, संसद के बारे में है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में है, संघ की न्यायपालिका के बारे में है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। वहीं अगर हम भाग 6 में राज्य सरकारों की बात करें, तो आर्टिकल 152 से 237 के मध्य के ये प्रावधान शामिल है, जिसमें कार्यपालिका है, राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं, और राज्यों के उच्च न्यायालय हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय हैं। वहीं भाग 7 की बात करें, तो भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड बा था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। वहीं भाग 8 की अगर हम बात करें, तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है 239 से 242 के मध्य। वहीं भाग 9 की अगर हम बात करें, तो पंचायतें हैं। भाग 10 का नगर पालिकाएँ हैं। भाग 11 खा भाग 9 सॉरी भाग 9 में पंचायतें हैं, 9 का नगर पालिकाएँ हैं, और 9 खा सहकारी समितियां हैं। वहीं भाग 10 की अगर हम बात करें, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान हैं। भाग 11 245 से 263 के मध्य, तो संघ और राज्य संबंधों की बात की गई है, जिसे दो भाग में बांटा गया है। पहला विधायी संबंध है, दूसरा प्रशासनिक संबंध है। फिर भाग 12 की अगर हम बात करें, तो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के संबंध में प्रावधान है। वहीं भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार और समागम के बारे में है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। तो भाग 14 का अधिकरण की बात करता है। तो भाग 15 निर्वाचन की बात करता है, आर्टिकल 2 324 से 329 के मध्य। वहीं भाग 16 जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, मूलतः आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें है। वहीं भाग 17 की अगर हम बात करें, तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है। भाग 19 प्रकीर्ण है, मतलब बाकी चीज़ें हैं। भाग 20 इम्पोर्टेंट है, 368 अनुच्छेद 368 के तहत है ये, और संविधान संशोधन की बात करता है ये। वहीं भाग 21 की अगर हम बात करें, तो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है। वहीं भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन की बात करता है। तो ये संविधान के मूलतः 25 भाग हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। आइए आगे बढ़ते। अब भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, इसकी बात की गई है। तो ऑप्शन है हमारे 8, 10, 12 और 14। तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, बाद में फिर 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो अगर वर्तमान में अनुसूचियों की अगर हम बात करें, तो पहली अनुसूची राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाओं के बारे में बात करती है। भाग दूसरी अनुसूची जो है विशेषता भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान करती है, मूलतः वेतन कह सकते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इसी तरह से राज्यों में भी दो तरह की परिषदें होती हैं, तो विधानसभा, विधान परिषद, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन की जो है बात की गई है।
वहीं तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें संघ के मंत्री है, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, संसद सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, राज्य मंत्री हैं, ये सारी चीज़ें। वहीं चौथी अनुसूची की बात करें तो यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। वहीं पांचवी अनुसूची अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध का प्रावधान करता है। वहीं छठवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। वहीं सातवीं अनुसूची की बात करें तो सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वहीं आठवीं अनुसूची की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बात की गई है, जिसमें मूलतः वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जिसमें समय समय पर भाषाएं जोड़ी गई और अभी 22 है। वहीं नौवीं अनुसूची जो है भू सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। तो 10वीं अनुसूची दल दल के आधार पर निरहरता से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। वहीं 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, इनकी बात करता है, जिसमें मूलतः 29 विषय हैं। वहीं 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों की बात करता है और इसमें 18 विषय हैं। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कौन से उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं? संसदीय शासन, परमाधिकार लेख और एकल नागरिकता विधि के शासन। तो अगर हम देखें तो ये चारों के चारों प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली, वो भी जो है ब्रिटेन के ही संविधान से ली गई है। वहीं संसदीय विशेषाधिकारों की भी जो बात है और द्विसदन बात जो है वो भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कौन से प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और मौलिक कर्तव्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। जब और वहीं मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो अभी हमने पीछे चर्चा की थी कि ये जो है रूस के संविधान से लिया गया था 1976 में। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? 2 और 3। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या आंसर देंगे? जर्मनी? नहीं, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है हमें कि जो आपातकालीन प्रावधान थे वो लिए गए थे, इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो 19 उनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी से जो प्रावधान लिया गया था वो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है वो लिया गया था, जबकि जो आपातकालीन प्रावधान थे वो लिए गए थे 1935 के संविधान संशोधन अधिनियम से। तो हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं आंसर। वहीं अंतिम प्रश्न की बात करें तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो ये कहाँ से लिया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है, गणतंत्रात्मक प्रणाली की चर्चा जो है फ्रांस के संविधान से की गई है। वहीं अगर हम जापान के संविधान की बात करें तो वहाँ जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात जो है की गई है। वहीं सोवियत संघ से तो जैसे हमने बताया कि तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान में रूस, उससे जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया था। और न्याय प्रस्तावना में न्याय जो कि 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसकी चर्चा है वो भी जो है रूस के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा जो है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका से संबंधित जो सिद्धांत हैं, चाहे वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो या न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हो, दोनों के दोनों प्रावधान मूलतः वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं हमारे अमेरिका के संविधान से। तो ये मुख्यतः मेन इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।